अस्सलाम वालेकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। ये अभी आपने देखा भी शेर अफजल मरवत साहब का जो बयान था, उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम के अंदर ये कहा कि जो रिजीम चेंज ऑपरेशन था, अमेरिका पर तो इल्ज़ाम था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लेकिन एट द सेम टाइम मरवत साहब ने एक इंकशाफ किया कि सऊदी अरब का भी उसके अंदर एक हाथ था। उससे पार्टी ने तो अपने आप को डिस्टेंस किया और कहा कि ये शेर अफजल मरवत साहब की एक ज़ाती राय हो सकती है, लेकिन ये पार्टी का मौक़िफ़ नहीं है। बट एट द वेरी सेम टाइम टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट उस बयान की, उस इंटरव्यू में जो उन्होंने दिया या इंकशाफ किया, उसकी वजह यह कि एक बड़ा हाई पावर डेलीगेशन सऊदीया का पाकिस्तान में मौजूद था जिस वक्त ये बयान दिया गया। गो के यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट्स करनी है सऊदीया ने, जिस वजह से यहाँ पर मौजूद था सऊदी डेलीगेशन, शेर अफजल मरवत साहब के बयान से उसको कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम ये बात भी अपनी जगह पर दुरुस्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जिस वक्त व्हेन इट वाज एन आउट गोइंग गवर्नमेंट, ऑलमोस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया था, उस दौरान कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात सऊदीया के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के मिसाली ताल्लुकात तो नहीं थे। एक और अहम चीज़ उसके अंदर यह है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जेल से जो उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की पिछले तमाम हफ्ते के दौरान, आप वो सुन भी चुके हैं। बड़े सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया, नाम लेकर उन्होंने बात की और कुछ हिदायत भी पार्टी रहनुमाओं को दी कि वो भी अब थोड़ा सा एक नॉच, एक डिग्री और हीट थोड़ी बढ़ा दे। तो ये भी बड़ा अहम है कि शेर अफजल मरवत साहब को रोका नहीं गया पार्टी की तरफ से बाकायदा कि आप बयान न दें, बल्कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के लिए शेर अफजल मरवत साहब का नाम सामने आया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से उनका उम्मीदवार के तौर पर उनका नाम सामने दिया गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन की पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, मतलब आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और ऑपोजिशन लीडर, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के अंदर ये कहा जाता था कि शहबाज शरीफ साहब किस तरह से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को चेयर कर सकते हैं। वो एक मामला अपनी जगह पे, लेकिन वैसे जस्ट कंपेयरिंग उस वक्त की बात को कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तो उस बंदे के पास होनी चाहिए जो खुद क्लीन हो, जिस पर केसेस ना हो। करप्शन के केसेस थे उस वक्त शहबाज शरीफ साहब पर। नॉनदलेस ये शो करता है कि शेर अफजल मरवत साहब का जो नाम दिया गया है फॉर द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चेयरमैन, उनको कॉन्फिडेंस हासिल है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का। उसके अलावा बात करेंगे आज प्रोग्राम के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने जो स्पीच की पार्लियामेंट से वो आपने सुनी भी। उनका ये कहना था कि हिद्दत को कम करना होगा और रोशनी बढ़ाना होगी। मतलब मुफाहमत की तरफ कुछ लग रहा है कि जैसे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि आगे अब मिलजुल कर आगे चलना पड़ेगा, यूं आगे मुल्क चल नहीं सकता। बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है गौहर खान साहब, उन्होंने तो बिल्कुल उसको रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के वो चेयरमैन भी अभी तक सियासी एक्टिविटीज़ उन्होंने अभी तक छोड़ी नहीं है। आसिफ अली जरदारी साहब की जो बात है उसको कितना सीरियस लेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या नहीं लेगी, ये देखना होगा, क्योंकि इलेक्शन से पहले हम ये भी देख चुके हैं कि व्हेन टू द रन अप टू द इलेक्शंस पंजाब के अंदर खास तौर पे और ओवरऑल पूरे मुल्क के अंदर जो तकारीर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब करते थे जलसों के साथ, वहाँ पर वो मुखातिब किया करते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को कि आप हमें वोट दें, हम आएंगे तो आप पे जो सियासी केसेस बने हुए हैं उनको हम ख़त्म करवाएंगे। और लाहौर के अंदर जो उन्होंने आखिरी जलसा किया था, वहाँ पे तो बाकायदा उन्होंने जालों से खिताब करने की बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ खिताब किया था। तो उसके बाद लेकिन जब इलेक्शंस हो गए, रिजल्ट आ गया, तो फिर हमने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किस तरह उस पर बैक ट्रैक किया, उस तमाम जो वादे कर रहे थे इस वजह से कि किसी तरह से वोट लिया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स का। तो आसिफ अली जरदारी साहब की स्टेटमेंट कितनी सीरियस होगी या उनकी ऑफर कितनी सीरियस होगी और PMLN उसको किस खाते लिखेगी, ये सब मामला डिस्कस करेंगे। शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीडर। थैंक यू सर। बसरा साहब वक्त दिया आपने, ये फरमाइएगा आप सबसे पहले तो ये जो शेर अफजल मरवत साहब वाली जो स्टेटमेंट है जिससे डिस्टेंस किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो अपने आप को, लेकिन इमरान खान साहब ने उनको मना नहीं किया या पहले भी इस तरह के बयान देते रहे हैं, हफ्ता डेढ़ के लिए वो गायब हो जाते हैं। अभी हम दिखा भी रहे थे, वो कह रहे थे कि मतलब मैं बोल रहा हूँ, मेरी मर्जी है, ये बरादर इस्लामी मुल्क क्या और ये इंडिया के साथ इतना कुछ करते हैं, हमें उस तरह से नहीं रखते। मतलब बड़ा एक प्रैक्टिकल सा वो स्टैंड उन्होंने लिया हुआ है। आपके ख्याल में ये उनको अप्रूवल हासिल है इमरान खान साहब का जो उन्होंने स्टेटमेंट दी? पहली बात तो शेर अफजल मरवत साहब का ये स्टेटमेंट जो है उसकी मैं खुद मजम्मत कर रहा हूं, बल्कि हमारी पार्टी ने भी मजम्मत की है और पार्टी ने तो बाकायदा उसके ऊपर अलामिया जारी किया है कि सऊदी अरेबिया हो, चाइना हो, ये हमारे वो दोस्त और वो साथी ममालिक हैं जिन्होंने हर अच्छे बुरे वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। इसलिए शेर अफजल मरवत साहब को ये बयान हरगिज नहीं देना चाहिए था। और आपको याद होगा कि जब रजीम चेंज हुआ था पाकिस्तान में,
तो इमरान खान साहब ने किसी मौका पर भी कभी सऊदी अरेबिया का नाम नहीं लिया था, ना उनको उनके मुतल्लिक बात की थी, बल्कि अभी जब जेल में उनके नॉलेज में ये बात आई तो उनके अल्फाज ये थे कि जब हुकूमत के आखिरी दिन थे तो मैंने शहजादा बिन सलमान को रिक्वेस्ट की, तो आपको याद होगा कि लास्ट पे $3 बिलियन डिपॉजिट पाकिस्तान में आया था और ऑयल के लिए अलग सब्सिडी दी थी सऊदी हुकूमत ने। वो सिर्फ और सिर्फ खान साहब की रिक्वेस्ट के साथ और अच्छे मरासम थे तो ये आखिरी लम्हात में हुआ था। इसलिए मैं समझता हूँ कि शेर अफजल मरवत साहब ने ये बयान उनको नहीं देना चाहिए था। मैं आपके प्रोग्राम में उनके उन अल्फाज की मजम्मत करता हूँ और पार्टी की तरफ से भी उनको ये कहा गया है कि अगर आज के बाद कोई इस किस्म का स्टेटमेंट, गैर जिम्मेदाराना आपने स्टेटमेंट दिया, बाद में आपने कह दिया कि ये मेरी जाती राय है, तो इसको जाती राय भी नहीं तस्लीम किया जाएगा, बल्कि पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी समझते हुए उनको शो कॉज दिया जाएगा, फिर उसका जवाब मांगा जाएगा। अच्छा बसरा साहब, पहले भी हम देख चुके हैं कि उनको मना किया गया हफ्ता डेढ़ के लिए कि वो कह लें ऑफ एयर रहे प्रोग्राम्स में। हमारा चूंकि खुद रब्ता रहता है तो उन्होंने कहा कि मुझे अभी पार्टी ने मना किया हुआ कि आपने अपेयर नहीं होना टॉक शोज के अंदर। कुछ ऐसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आ जाती हैं। मैं ये बात कर रहा था कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चेयरमैन के तौर पर उनको नामजद किया गया है और इमरान खान के अप्रूवल के बगैर तो नहीं किया गया होगा। अगर यहाँ पे इतनी इररिस्पॉन्सिबल उनकी स्टेटमेंट को गर्दाना जा रहा है तो एट द वेरी सेम टाइम उनको पीएससी चेयरमैन के लिए क्यों नामजद किया जा रहा है? बाजवा साहब, अगर आइंदा ऐसी कोई स्टेटमेंट आई तो यकीनी तौर पे दोबारा ऑफेयर हो जाएंगे। देखिए, जाहिर है कि जब एक स्पोक्स पर्सन पार्टी का होता है उसकी जाती हैसियत नहीं होती है। तो अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ बतौर पार्टी के तर्जमान के कर रहा हूँ, अगर मैंने जाती राय देनी है तो मुझे पार्टी से अलग हो जाना चाहिए। इसलिए अगर आइंदा इस किस्म का बयान आएगा तो यकीनी तौर पे जिस तरह पहले ऑफेयर हुए थे दोबारा ऑफेयर होंगे, नंबर 1। नंबर 2, देखिए वो एक अलग एमएनए मुंतखब हुए, फिर वो वही काम करेंगे जो एक एमएनए करता है, जो आप वो पार्लियामेंट के अंदर कर सकते हैं। कम से कम मीडिया में इतनी गैर जिम्मेदारी के साथ तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ बयान करने में जब आप करेंगे तो आपके लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी कि दोबारा आप मीडिया पे जाकर तहरीक इंसाफ की पॉलिसी के हवाले से बात करें। इसलिए इमरान खान साहब ने बाकायदा, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि आज से 2 दिन पहले जब हमारे दोस्त मुखला उनको मिलने गए, पार्टी के लीडर्स मिलने गए, उन्होंने कहा ये किस किस्म का बयान है, ये क्यों दिया गया है। ठीक है। अच्छा, ये वैसे एक जस्ट फॉर द क्लैरिटी एक हिस्ट्री थोड़ी सी स्ट्रेट रखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बाद में ठीक है हालात सही हो गए होंगे, लेकिन दरमियान में सऊदीया के साथ कुछ स्टिफनेस तो आई थी सर, जब वॉशिंगटन से प्लेन वापस मंगवा लिया सऊदीया ने, इमरान खान साहब का मलेशिया और तुर्की वाले उधर समिट में जाने का इरादा, फिर उसको वापस लिया, ये सब मामला तो हुए थे, नाराजगी तो उनकी कुछ थी। एब्सोल्युटली नॉट। सऊदी अरेबिया के साथ कभी भी हमारे मामलात खराब नहीं हुए, चाइना के साथ कभी हमारे मामलात खराब नहीं हुए, हमारे कभी भी हमारे जो पड़ोसी ममालिक, इवन आप देख लीजिए कि ईरान के साथ हम आज भी कहते हैं कि हमारी जो मौशी मुश्किलात है वो अमेरिका तो हमें धमकियां दे रहे हैं, जो बेचारे सब हारे हुए हैं, तो वो तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी के नुमाइंदे तो हो सकते हैं, पाकिस्तान के नहीं, वो तो आपका हर हुक्म मानेंगे हर मुल्क का। और हम तो हमेशा ये कहते हैं हमें वो पॉलिसीज इख्तियार करनी चाहिए जो पाकिस्तान के फायदे में हो, पाकिस्तान के अवाम के फायदे में हो। इसलिए हमारे तमाम ममालिक के साथ अच्छे तल्लुकात हैं। इंडिया अगर हमारी सरहदों की खिलाफ वर्जी करता है, अगर यहाँ पर वो नफरत के बीज बोता है, कुछ साजिशें करता है, तो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। इसलिए अच्छा बसरा साहब, आप बात कर रहे थे कि पार्टी के वकला हजरात और दीगर लीडरान की जो इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, फिर उसके अलावा जो सहाफ़ियों के साथ उन्होंने गुफ्तगू की, मतलब उनके लहजे में जो सख्ती है वो थोड़ी सी 1 डिग्री ऊपर आ गई है और कुछ हिदायत भी इस तरह की आई हैं जो स्पोक्स पर्सन को, फोकल पर्सन को आई हैं कि आप भी जरा नाम लिया कीजिए, और नहीं लिया जाता, अलबत्ता पार्टी कहाँ पे ले, वो मामला उनके बस का रहता नहीं है। देखिए, बात बड़ी क्लैरिटी के साथ है। मैं बड़े सारे इंटरव्यूज हमने देखे हैं, वो सवाल उनसे पूछा जाता है रहनुमाओं से, जो अल्फाज चेयरमैन तहरीक इंसाफ, बानी तहरीक इंसाफ के हैं, वो पार्टी वाले तो नहीं ले सकते। तो ये तो बड़ा मुश्किल में नहीं थोड़ा सा डाल दिया पार्टी वालों को उन्होंने? अच्छा, मुझे नहीं पता, कोई मुश्किल में नहीं डाला, और पार्टी लीडर को मामला का पता होता है। खान साहब की एक एक बात पर नजर है। मैं आपके साथ क्लैरिटी के साथ आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, जो 17 सीटों वाला जाली वजीर आजम बैठा हुआ है, 24 सीटों वाला जाली सदर बैठा हुआ है, और ये जो आपकी मैडम चीफ मिनिस्टर पंजाब में बैठी हुई है, इनको अवाम ने वोट नहीं दिया। मैं कह रहा हूँ इस वक्त कि अमली तौर पर ना कोई आइन है, ना कानून है, ना अदालतें हैं। जो तो बसरा साहब, आपके कहने का मतलब ये है कि
आपके कहने का मतलब ये है कि इस वक्त जो सदर पाकिस्तान है आसिफ अली जरदारी, उन्होंने जो उनकी जो तकरीर है पार्लियामेंट से, उसमें से जो एक्सेप्ट है जिसको इंटरप्रेट हम यूं कर रहे हैं कि वो को मुफाहमत की ऑफर कर रहे हैं, आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है या फिर उनकी बात को कुछ सीरियस नहीं लेगा। आप मैं बसरा साहब एक ब्रेक ले लूँ, आप ही से इस बात का जवाब दूंगा। एक ब्रेक लेने का मुझे कार आते हैं, तो हमारे साथ शेख रोहेल असगर साहब भी मौजूद होंगे, PMLN रहनुमा। स्टे विद अस। ब्रेक से पहले हम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बात कर रहे थे कि कुछ हार्ड लाइनर्स हैं, कुछ वहाँ पर सॉफ्ट लाइनर्स हैं, कुछ लोग चौके छक्के मारने में बिलीव करते हैं, कुछ कह रहे हैं चलो हल्का फुल्का सिंगल चलता रहे। यही मामला तकरीबन PMLN के अंदर भी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में ख़ास तौर पर राना सनाउल्लाह साहब, काफ़ी सारे वो लोग जो इलेक्शन जीते नहीं, जावेद लतीफ़ साहब, वो बड़ी तनकीद करते हैं। अच्छा, वो नाम ले लेकर तनकीद करते हैं, और मोहसिन नकवी साहब को जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने टारगेट किया, सबको पता है कि मोहसिन नकवी साहब को टारगेट करने का मतलब है क्या। अब यहाँ पे ये क्या कहा जा सकता है कि ये राना सनाउल्लाह साहब का अपना ही ख्याल है, जैसे मरवत साहब के बारे में पार्टी कहती है उनका अपना ख्याल है, क्योंकि ना वहाँ पे नवाज शरीफ साहब राना सनाउल्लाह साहब को रोक रहे हैं, ना यहाँ पे इमरान खान साहब शेर अफजल मरवत साहब को रोकते हैं। शेख रोहेल असगर साहब, ये आपने सुन लिया, मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये दोबारा एक पार्टी के अंदर नजर आ रहा है, जैसे नवाज शरीफ साहब का बयानिया लेके आगे और वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट दोबारा एक दफ़ा नैरेटिव बनाना वाला मामला है, तो इस वजह से राना सनाउल्लाह साहब या जावेद लतीफ़ साहब ये बातें करते हैं। अता तारड़ साहब ने उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि अंदर किया करें बातें, बाहर ना किया करें। मेरा ख्याल है कि देखिए, मैं आपको मैं किसी पे तनकीद नहीं करना चाहता, ना मैं तारड़ साहब पे करना चाहता हूँ, ना खान साहब पे करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी अपनी एक सोच है कि कोई भी हो, मैं हूँ, कोई भी हो, जब भी आप बात करें, जब भी आप अपनी जुबान से कोई अल्फाज निकालें, वो ऐसे होने चाहिए कि किसी को कोई तकलीफ ना हो या किसी की दिल आजारी ना हो। जरूरी नहीं है कि मैं वो अकल कुल हूँ या सारी समझ और अकल और सारा शऊर मुझे ही है। मैं तो अपने आप को अगर ये समझूं कि मैं बहुत ही कम सर, मेरा ख्याल है कनेक्शन में कुछ इशू आ रहा है, मुझे आपको सुनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। अगर इफ यू कैन कामयाबी का एक रिकनेक्ट कर लें सर जरा, क्योंकि आपकी ऑडियो ठीक तरह से आ नहीं पा रही। शेख रोहेल असगर साहब से दोबारा रब्ता करते हैं। इरफान साहब का बयान बड़ा अहम है, वो भी शेख रोहेल असगर साहब से हमने पूछना है कि इरफान सिद्दीकी साहब ने जो कहा कि नवाज शरीफ साहब उनका पहले से ही फैसला था कि ही डिडंट वांट टू बिकम प्राइम मिनिस्टर, वो वज़ीर आज़म बनना नहीं चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद वो अखबार में फुल सफ़े के इश्तिहार वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अवाम का इंतखाब, वो हमने देखे हैं, बड़े बड़े इश्तिहारात। खैर, एक इंपॉर्टेंट तरीन बात इसी से जुड़ी हुई जो मैं अभी शेख साहब से पूछ रहा था, दोबारा पूछते हैं उनसे कि राना सनाउल्लाह साहब के नवाज शरीफ साहब की मर्जी से सब कुछ कर रहे हैं। इरफान सिद्दीकी साहब ने जो बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि शहबाज शरीफ साहब के पास जिससे लगता है कि इतना टाइम नहीं है, क्योंकि वो रियासत को भी देख रहे हैं, तो सियासत को देखने के लिए नवाज शरीफ साहब अब दोबारा पार्टी की सदारत संभाल सकते हैं। तो उससे फिर अगेन ये इंदिया मिलता है, ये तासुर मिलता है कि नवाज शरीफ साहब अब दोबारा अगर उस रोल के अंदर आएंगे तो ही थिंक्स के मतलब जो पार्टी जो जहाँ पे जो खोया है पार्टी ने, ठीक है उसमें बहुत सारी चीज़ें, एक तो महंगाई की वजह से, PDM गवर्नमेंट की वजह से, बट एट द वेरी सेम टाइम ये पार्टी के अंदर बाकायदा बहस है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया तो हमारा था, वोट को इज्जत दोगा बयानिया तो हमारा था, वो किसी और के पास चला गया है और उसी की बेसिस के ऊपर वोट मिला है, सो वी शुड ग्रैब इट बैक। दूसरा ये भी कि जो 6 जजेस के खत वाला मामला और शौकत सिद्दीकी साहब के केस के हवाले से मामला आया था, उसके बाद नवाज शरीफ साहब दोबारा सोच रहे हैं कि वो भी उसके अंदर एक फरीक बने और जाकर फिर दोबारा वो सब कुछ बताएं, लेकिन सेम टाइम के ऊपर कंफ्यूजन यहाँ पर ये आ जाती है। यहाँ पर तो वो कह रहे हैं कि वो करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं फैज़ाबाद धरने के ऊपर जो इंक्वायरी कमीशन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उस वक्त जो ओहदेदारान थे और जो लीडरान हैं उनके जो बयानात आए हैं, उन्होंने तो स्कॉट फ्री कर दिया जिनके ऊपर इल्ज़ामात थे, जिनके खिलाफ नवाज शरीफ साहब लंदन से तकरीर किया करते थे, नाम लेकर तकरीर किया करते थे। जनरल बाजवा, जनरल फैज़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनको तो बिल्कुल क्लीन चिट दे दी गई PMLN की तरफ से। अब दोबारा कैसे ये मुमकिन होगा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पार्टी सदारत संभालें और फिर एक हमें स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव पोजीशन अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट नज़र आए, साथ ही हमें यह भी पता हो और आवाम को भी ये पता हो कि मोहसिन नकवी साहब पर जो तनकीद तो वो कर रहे हैं, लेकिन मोहसिन नकवी साहब जब सेनेटर बन रहे थे उस वक्त जो वोट्स दिए थे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमाओं ने काफ़ी सारे वोट्स मोहसिन नकवी साहब की झोली में गए, जिसकी वजह से वो सेनेटर मुंतखब हुए। तो ये जो एक अजीब सी पॉलिसी है कि जिसमें कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आती है, तजाद नज़र आता है, कि किस तरह से आगे चल पाएगी। शेख रोहेल असगर साहब एक मरतबा फिर हमारे साथ हैं। सर, आवाज़ आ रही है आपको?
अच्छा शेख साहब, जी शेख साहब, आप जारी रखिए बात। मैं आपसे वही पूछ रहा था कि नवाज शरीफ साहब की ज़ाहिर मर्जी से होगा ना जो राना सनाउल्लाह साहब या जावेद लतीफ़ साहब स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। मुझे इस बात का कतई तौर पर इल्म नहीं, और मैं एक इस किस्म का इंसान हूँ कि जब मुझे किसी बात का इल्म ना हो या 100% मुझे इस बात का यकीन ना हो तो मैं उस बात को नहीं करता। अब राना सनाउल्लाह साहब की और मियाँ साहब की आपस में क्या गुफ्तगू हुई है इसका तो या राना साहब जवाब दे सकते हैं या फिर मियाँ साहब बता सकते हैं। मैं वो आपसे यही अर्ज करना चाह रहा था कि मैं हूँ या कोई भी हो, कोई मेरी जगह पे कोई भी अगर हो या मैं भी हूँ, तो हमें अपने अल्फाज का चुनाव बड़ा दुरुस्त करना चाहिए और बेहतर ये करना चाहिए कि हमें इससे परहेज करना चाहिए किसी पॉलिसी बयान देने से, क्योंकि पॉलिसी बयान जो है वो मेरे ख्याल में किसी भी सियासी जमात का जो स्पोक्समैन होता है ना, तर्जमान होता है, वो उसके पास ये एक इख्तियार होता है कि वो पॉलिसी बयान हवाले से सियासी जमात के हवाले से दे सकता है। बाकी तो हमारी अपनी ज़ाती सोच होती है, ज़ाती अपनी एक राय होती है जो उसका उस सियासी जमात के साथ कोई तल्लुक या वास्ता नहीं होता। तो मैं यही अर्ज करना चाह रहा था कि अगर राणा साहब ने कोई बात की है, मैं नहीं समझता कि मेरे ख्याल में शायद अगर मियाँ साहब से गुफ्तगू करके की है तो उसकी कोई फुटेज तो होनी चाहिए ना। सर, तो आजकल तो वो आपस की बात, अच्छा रोका भी तो नहीं ना सर किसी ने उनको, वो तो कर रहे हैं तवातुर के साथ। नहीं, मेरा ख्याल है उन्होंने बहुत सारी बातें की है, किसी ने भी नहीं रोका मेरा ख्याल है, क्योंकि अप्रूवल ही हुआ ना सर। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मुझसे अगर कोई बात पूछते हैं तो मैं अपनी जाती राय तो दे सकता हूँ ना, मेरी अपनी जाती राय तो हो सकती है ना। ये तो नहीं है कि मैं कोई किसी का तर्जमान भी नहीं हूँ, मैं ना किसी का मुलाजिम भी नहीं हूँ, मैं अपनी जाती राय तो रखता हूँ, वो तो मैं दूंगा। और मुझे कोई रोकेगा तो वो अगर जुबानी तौर पर रोकता है उसकी कोई अहमियत नहीं है। और दूसरी बात यह है, जो मैं अहम तरीन बात यह है कि राणा साहब अभी तक मुझे नहीं पता कि उनका क्या स्टेटस है, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक अभी तक वो पंजाब के सदर है मुस्लिम लीग नून के। सर लेकिन नवाज शरीफ साहब का रोकना, जुबानी रोकना, उसकी बड़ी अहमियत है। उसको हम ये तो नहीं कह सकते कि उसकी कोई अहमियत नहीं होगी जुबानी तौर पे। अगर मेरा नहीं ख्याल कि मियाँ साहब ऐसी पोजीशन में है कि उन्होंने को रोका उनको, या मियाँ साहब बोल भी सर कुछ नहीं रहे, मतलब उनकी स्टेटमेंट नहीं ना, खुद कुछ नहीं आ रही उनकी स्टेटमेंट। आपकी जाती राय इस पर क्या है, क्यों खामोश है? मतलब एक बड़ा चंक है वोटर्स का वो जो उनकी तरफ देख रहा है, इज अ बिग पॉलिटिकल लीडर। आप मियाँ साहब की बात कर रहे हैं ना? जी मैं मियाँ साहब की बात कर रहा हूँ। नहीं तो मियाँ साहब ने मेरे ख्याल में कोई खामोशी तोड़ी तो है 1-2 दिन पहले, शायद मैं देख रहा था कि आपके को बड़े जो समझदार किस्म के लोग होते हैं उनके हवाले से चल रही थी कि मियाँ साहब कोई पार्टी को दे और पार्टी को बिल्कुल अलग कर रहे हैं, और फिर शायद जब आप ये समझते हैं कि पार्टी की उधर पार्टी को अलग कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब मियाँ साहब दोबारा सदर बनेंगे। जी मैं इसी तरफ आने लगा था। मैं बिल्कुल यूं ही है सर, इसी तरफ आने लगा था। इरफान सिद्दीकी साहब ने उसका बाकायदा बता ही दिया है कि इरफान सिद्दीकी साहब तो मियाँ साहब के बहुत करीब है ना, नजदीक है, उनको तो पता होगा, इल्म होगा। और जहां तक बात करने का ताल्लुक है वो तो देखें, मैंने जो बात सुनी थी मैंने आपके सामने कह दी। अब ये जरूरी तो नहीं है कि मियाँ साहब ने मेरे साथ बात की हो या मेरे साथ वो मशवरा किया हो, सलाह की हो आपने, तो वो तो नहीं है। नहीं बिल्कुल, शायद उनके पास इतना टाइम भी नहीं है, वक्त भी नहीं है कि वो किसी के साथ इस तरह के मशवरे करें। अच्छा शेख साहब, ये मियाँ साहब पार्टी सदारत संभालते हैं तो एक उसके अंदर जो उसे इंटरप्रिटेशन ली जा रही है वो ये है कि, और पार्टी के अंदर ये राय भी है कि ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया तो हमारा था, ये तहरीक इंसाफ वाले लेकर चले गए और उनको इस पर वोट भी मिल गया, ये हमें दोबारा लेना चाहिए। एंड वेल मियाँ साहब विल बिकम प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी अगेन, तो दोबारा इसी तरफ को मामला निकलेगा। आपके ख्याल में आप चूंकि कह रहे थे मैं जाती राय तो दे सकता हूँ, आप जाती राय तो दीजिए इस पर। लोग दाएं तरफ जाएंगे, मैं बाएं तरफ जाऊंगा, लोग बाएं तरफ जाएंगे, मैं दाएं तरफ जाऊंगा। मैं आपको गुजारिश करूं, आपने ये बात कर ली कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट हो गया बड़ा, ये एक आपने मफरूजा कायम कर दिया हुआ है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, बार बार इसका जिक्र कर रहा हूँ कि हुकूमत के पास इतना ज्यादा वक्त नहीं है। खुदा के लिए अपना फोकस जो है वो आप अवाम के जो हकीकी मसाइल है उनकी तरफ करें। आप ये कमाल एक बन गया हुआ एक सर इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद शेख साहब। जी सर, इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद इसलिए मेरी बात सुन लें, इसलिए कि आपको मौका मिला और आप उस मौके को सही तरह इस्तेमाल नहीं कर सके। आप लोगों को ये इस्टेब्लिश नहीं कर सके कि आपका जो मौका था वो सिर्फ पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाना था।
तो आप वो एस्टेब्लिश नहीं कर सके, आप लोगों के दिमाग में बात बिठा सके। आज मैं फिर आपको ये बात कहता हूँ, आज मैं ये बात आपको दोबारा कह देता हूँ, आप लोगों के मसाइल को हल कर दीजिए, लोगों की बिजली, गैस, चूल्हा आप जला दीजिए, लोगों की फैक्ट्रियां चला दीजिए, लोगों का रोजगार बहाल कर दीजिए। तो मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ, अल्लाह की मदद के साथ कहता हूँ कि लोग सिर्फ अपने मसाइल के लिए सिंसियर हैं। नहीं वो तो है, लेकिन वो देखें आपने वही बात जो की, ये तो फिर शहबाज शरीफ साहब हो गए ना कि वो नहीं उस तरह से मतलब पार्टी क़यादत सही तरह से लोगों को देखें। मैं आपको ये गुजारिश कर, वो छोड़ दें आप इस बात को, आप इस बात को भूल जाएं। ये नैरेटिव पता नहीं किसने दे दिया यार। मैं ये कहता हूँ आज आप ये सारी चीजें एड्रेस कर लीजिए, आज लोगों की रोटी सस्ती कर दीजिए, उनका खाना जीना मुहाल हुआ है, मरना मुहाल हुआ है। एक गरीब आदमी मरने से पहले ये सोचता है कि या अल्लाह मुझे ना मारी, क्योंकि मरने के लिए मुझे कफन लेना होगा, मुझे कब्र निकालनी होगी। बड़े मुश्किल हालात हैं इसमें, तो सर कोई शक नहीं है। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना, आप इन मुश्किल हालात को ठीक कर दीजिए। यकीन कीजिए कि कोई शख्स उसके आगे स्टैंड नहीं कर सकेगा। अब लेकिन तहरीक इंसाफ तो ये कहती है ना कि सबसे पहले तो मैंडेट का मसला, वो जो हम कहने दीजिए ना। अच्छा मैं बसरा साहब से जरा पूछ, मैं आपको एक गुजारिश फिर यहाँ पे कर दूं। तहरीक इंसाफ ने एक गलती की, उस गलती को आज तक भुगत रहे हैं, और अगर कोई शख्स उनको इस रास्ते में तशद्दुद और गिराव जलाओ की सियासत पे डालना चाहता है, तो मैं ये कहूंगा कि तहरीक इंसाफ का इससे बड़ा दुश्मन कोई हो नहीं सकता। अब बदकिस्मती ये हुई है कि तहरीक इंसाफ पे इस वक्त जो कब्जा है वो उस एक सेगमेंट ऑफ लाइफ जो है वो उनका कब्जा है, जिनका बिहेवियर आपको पता है, वो जजों के साथ क्या बिहेवियर है उनका, सिविल जजों के साथ क्या बिहेवियर है उनका, मजिस्ट्रेटों के साथ क्या बिहेवियर है। अगर आप यही उनकी पॉलिसी तो इमरान खान साहब से उनकी डिराइव होती है, और तो कहीं से कोई नहीं है ना, आप ये समझ नहीं रहे। मैं जरा बसरा साहब से ये साथ है, मैं उनसे जरा पूछ लूं सर, वो एक आसिफ अली जरदारी साहब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। आप बसरा साहब बहुत काबिल आदमी है, बहुत ज़हीन आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है। बसरा साहब आपकी जरूर करेंगे आपकी, लेकिन मैं वो आसिफ अली जरदारी साहब ने जो मेरी अर्ज सुन लीजिए, मैं ये आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि मैं मेरी बात को मानेगा नहीं, मेरी तजवीज से कोई सहमत नहीं होगा, ना वो ये समझेगा कि मैं उनको जो बात कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ। तहरीक इंसाफ के पास एक बहुत बड़ा फोरम है जिसको हम कौमी असेंबली कहते हैं। वहाँ पे जो बात की जाती है, वहाँ पे जो अल्फाज अदा किए जाते हैं, वो पूरी दुनिया में नशर होते हैं। तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ को अपना वो फोरम इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी ऐसी सियासत करनी चाहिए जिसको आम आदमी अपने लिए बेहतर समझे। ये मुल्क अब इन चीज़ों का मुतहम्मल नहीं हो सकता। खुदारा मैं आपसे अर्ज करूंगा, हुकूमत को चाहिए बुर्दबारी, बर्दाश्त, सब्र, तहम्मुल का मुजाहरा करे कि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो है सर वो तो पूरा जलसों की इजाजत नहीं दे रही पंजाब हुकूमत, बुर्दबारी तहम्मुल। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, मैंने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, मैंने आपसे आपका जवाब तलाश नहीं कर रहा, मैंने आपके सवालों के जवाब जो है वो मैंने अर्ज कर दी है। अब कोई समझे ना समझे, कोई माने ना माने, मेरा लेना देना इस बात के नहीं। मैं आपकी सोच आप तक पहुंचा देता हूँ, आपके आवाम तक पहुंचा देता हूँ, ये मेरा फर्ज बनता है, मेरा ज़मीर मुझे कम से कम मलामत नहीं करेगा। आपको अल्लाह मियां और तरक्की दे। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन सर। वो मैं बड़ी देर से जाना चाह रहा था बसरा साहब से, सिर्फ बसरा साहब इस पर ज़रा ब्रीफली बता दीजिएगा, वो चूंकि बात लंबी होगी आपके सामने ही है। क्या इस पे राय है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? आगे बढ़ने का रास्ता जो हुकूमत कहती है, वो कहते हैं कि चलें छोड़ें, आए मिलके अब आगे काम करते हैं, ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस जो डिस्कस करना है वो करते हैं, अब आप ज़्यादा रखने ना डालें हुकूमत के चलाने के अंदर। और दूसरी तरफ सदर पाकिस्तान ने जो ऑफर की है उस पर क्या रद्द-ए-अमल होगा तहरीक इंसाफ का? शौकत बसरा साहब से भी ब्रेक के बाद बात करते हैं जी। लेट्स मीट आफ्टर द ब्रेक। शौकत बसरा साहब से एक्चुअली वो कनेक्शन का इशू हो गया था, वो दोबारा उनसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे। उनसे हमने पूछना यही है कि ये जो PMLN और PMLN के सुप्रीमो जो है नवाज शरीफ साहब, वो एक दफ़ा फिर वोट को इज्जत दो को लश्काना चमकाने के चक्कर में, तो उस पर क्या उनकी राय होगी? एनीवेज फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से जो इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आई वो भी बड़ी, मैं तो परेशान कौन कहूँगा उसको। मामला ये है कि जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए थी वहाँ पे वो फिक्स हुई नहीं, और उसमें ज़्यादातर बर्डन जो आता है वो PMLN के लीडर्स के ऊपर आता है। एक तरफ बयानिया ये कि जनाब हम बड़े
चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी, और फिर दूसरी तरफ मामला ये है कि वहाँ पे जिस किस्म के बयान दिए गए और फिर इंक्वायरी कमीशन ने जिम्मेदार शहबाज शरीफ साहब की उस वक्त की पंजाब गवर्नमेंट को ठहरा दिया कि इन्होंने ये रोकने में नाकाम रहे। हमारे साथ खैर ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब भी मौजूद हैं, बसरा साहब भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब, आपने वक्त दिया है। ये रिपोर्ट, इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट, इसको आप देखते हैं किस तरह से हैं? आपके ख्याल में इसमें से कुछ निकला है वर्थ वाइल, जो मतलब एक्चुअली जो था मामला उसके मुताबिक, या फिर बस एक खानापुरी सी हो गई है? नहीं देखिए, जो कमीशन की रिपोर्ट थी, जो उन्होंने क्वेश्चन भेजे, जिनको भी भेजे, सब ने अपने रिप्लाई दिए, या तो उनके क्वेश्चन गलत थे, अदरवाइज जो इस रिपोर्ट के मुताबिक तो बड़ा क्लियर कर दिया कि कोई अदारा इसमें शामिल नहीं था। और उन्होंने बल्कि जनरल फैज़ का जिक्र किया कि जी ही इज़ नॉट इन्वॉल्व और अदारा इसमें इन्वॉल्व नहीं है, वो तो बात ख़त्म हो गई। बात ये है कि जो कमीशन बनता है उनको थॉरो रिपोर्टिंग करनी चाहिए, चेक करना चाहिए, बुलाना चाहिए। और अगर अपने क्वेश्चन, जैसा शायद खाकान बच्ची ने कहा जी मुझे क्वेश्चन भेजे गए, जो मैंने क्वेश्चन को जवाब मैंने बिल्कुल खुल के दे दिया, और देन ही सेड कि मुझे पता है कि इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं था, तो अब काफ़ी चीज़ें होंगी। लेकिन अगर ज़्यादा डिटेल में जाते शायद कुल मिल जाता, बट मेरे भी नॉलेज में ये बात कि इट वॉज एट दैट टाइम हुकूमत की तरफ से इंस्ट्रक्शन थी, वो यही थी कि जी आप जाके इसको ख़त्म करें। तो गारंटर को चाहिए था, वो उन्होंने कर दिया, अदरवाइज कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट अच्छाई नहीं थी। नैरेटिव इनएडवर्टेंटली आई वुड से कि नादन स्किन में हम बिल्कुल वही बात कर रहे हैं जो जस्ट हो जाता है कि अवाम और फौज के दरमियान में एक गैप कर दिया जाए, अवाम की सपोर्ट फौज को ना हो और फिर फौज को कमज़ोर किया जाए। आई फील कि इसको हमें ओवरफ्लो वैसे भी नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया पर देख लें, क्या इंडिया में कभी उनकी रॉ, जो कि उनका यहाँ पकड़ा गया सर्विंग नेवल कमांडर कुलवंत सिंह यादव स्पोक चैनल के ऊपर हर एक न्यूज़ सपोर्ट किया। तो हमें कुछ चीज़ों में ना ये मतलब इस चीज़ चल रही है, हमें नहीं करना चाहिए। और जब एक कमीशन की रिपोर्ट आ गई तो वी शुड एक्सेप्ट इट एंड वी शुड क्लोज दिस चैप्टर। सही है, मतलब इसमें तो फिर यही साबित हुआ ना ब्रिगेडियर साहब के जनरल फैज़ हमीद का कभी भी किसी की किस्म की सियासी मुदाखलत उनकी रही नहीं है। बसरा साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया जी। बसरा साहब, एक तो वो बात चूंकि आगे निकल गई, वो आपसे रब्ता नहीं था बीच में हो पाया। मैं तो आपसे पूछना चाह रहा था कि नवाज शरीफ साहब भी दोबारा वो वोट को इज्जत दो और एंटी इस्टेब्लिशमेंट वाले मामले की तरफ, क्योंकि उनका ख्याल है, पार्टी के अंदर एक ख्याल है कि मतलब बड़ा ही बेड़ा गर्क हो गया पार्टी का, तो उस तरफ चला जाए ताकि दोबारा लोगों को जरा अपनी तरफ राग़िब किया जाए। खैर, हम फैज़ाबाद कमीशन, इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट की तरफ आ गए और उसमें तो वो सारा मलबा तो सिविलियन गवर्नमेंट के ऊपर आ गया है। हाउ डू यू सी दिस? और ब्रिगेडियर साहब भी ये कह रहे हैं कि मतलब जब वहाँ पे नहीं आया, साबित हुआ कि जनरल बाजवा या जनरल फैज़ का उसके अंदर किसी भी किस्म का किरदार है, तो बट लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलना चाहिए। फिर बाजवा साहब, पहले मैं सुन रहा था कोई फिलोसफर, सो कॉल्ड बल्कि मुफक्कर, दानिश्वर फिलोसफर बातें कर रहे थे, वो अभी आपके साथ हैं या चले गए हैं? तो मुझे आवाजें आ रही थी जो हमें शेख साहब की बात कर रहे हैं। नहीं सर, शेख साहब हमारे साथ नहीं है। कौन शेख साहब, कौन थे वो? शेख रोहेल असगर साहब सर, उन्होंने कहीं और जाना था, उनकी मजबूरी थी। तो हाँ, बहुत अच्छा था अगर वो हमारे साथ होते तो मैं इनको बताता कि जिनकी आप बातें कर रहे हैं आप लोग, तो वो जिनको पूरी आवाम ने मुस्तरद किया, वो समझते हैं कि पाकिस्तान में अगर आज इस पाकिस्तान अंजाम को पहुंचा हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग किया, और आज इस वक्त हालत ये है कि हारी हुई इनकी मैडम चीफ मिनिस्टर है, हारा हुआ इनका प्राइम मिनिस्टर है, और अल्लाह का अज़ाब बेहतर नहीं है कि वो साथ होते तो हम उनके साथ बात कर लेते। अब चूंकि ही इज लेफ्ट, हम आगे बढ़ते हैं। आपने फैज़ाबाद वाले मामले पे पहली बात तो ये है बाजवा साहब, ये जो कमेटियां, कमीशन, ये तो बनाए इसीलिए जाते हैं मट्टी डालने के लिए, हकाइक को दबाने के लिए। चले, अगर आपने एक बना ही दिया सो कॉल्ड कमीशन, होना तो ये चाहिए था उस कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक हो जाती। भाई, अगर कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करें और उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि उस वक्त की पंजाब हुकूमत जिम्मेदार थी। पंजाब हुकूमत कौन है? आज का जाली प्राइम मिनिस्टर। तो भाई, अगर आप कोई फाइंडिंग आई है तो उसके मुताबिक प्रोसीड करें। तो पहली बात तो यह है कि मैं कल भी सुन रहा था ख्वाजा आसिफ को, जो 50,000 वोटों से हरियाणा डार से हारे हुए हैं, कि जी हमें जनरल बाजवा ने हमारे साथ ये किया, हमारे खिलाफ जनरल फैज ने ये किया। तो भाई, आप हुकूमत हैं, आप बातें क्यों करते हैं? बुलाएं उनको, आप वहां पर जनरल बाजवा और जनरल फैज को हाउस के अंदर बुलाएं, डिफेंस कमेटी में बुलाएं, पार्लियामेंट में बुलाएं, सेनेट में बुलाएं, बातें ना करें। ये वही जनरल बाजवा हैं जिनको इन्होंने खुद, आपको पता है कि एक्सटेंशन दी, खुद आके भाग एक्सटेंशन दी। इसलिए इनका कोई नैरेटिव उनका होता है जिनकी अवाम में पजीराई हो। ये तो अवाम की पार्टी नहीं है। हाँ, ये है कि इनको एक मुसल्लत किया गया है कि पाकिस्तान में अगर कोई अवाम में कोई खून रहा सा खून रह गया है तो दोबारा चूस लेंगे।
ये तो शराफिया का मुल्क रह गया है। ये एक जरदारी खानदान, एक शरीफ टोला, जिनको अवाम ने बुरी तरीके से 8 तारीख को निकाल दिया था। लेकिन हमारी बदकिस्मती देखिए, अब फिर ये होगा, ये दिहाड़ियां लगाएंगे, कमीशन खाएंगे और उसके बाद ये बाहर चले जाएंगे। फिर मियां नवाज शरीफ साहब वहां बैठ के गुजरावाला जलसा में जैसे किया था, बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा के फिर ये इनकलाबी बन जाएंगे। अभी देखे ना, जो जावेद लतीफ ने गुफ्तगू की है, वो इनका ओपनिंग बैट्समैन है मियां नवाज शरीफ साहब का। राना सनाउल्लाह ओपनिंग बैट्समैन है। ये क्या बात हो गई? हम कह रहे हैं धांधली के खिलाफ कमीशन बनाए, नो कमीशन। हम कहते हैं कि 9 मई के खिलाफ कमीशन बनाए, कोई कमीशन नहीं। अभी ये लोग, जिनको पूरा पाकिस्तान जानता है कि अवाम ने उनको वोट नहीं डाले, ये फार्म 47 की पैदावार है। अच्छा, ब्रिगेडियर साहब भी यही बात कर रहे हैं ना बसरा साहब, और ब्रिगेडियर साहब ये बात कर रहे थे कि मतलब इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स टॉप लेवल के जो हैं, जैसे कि उस वक्त डीजी इंटरनल स्टेबिलिटी थे फैज़ हमीद साहब, वो नहीं करना चाहिए। इंडिया वगैरह में भी जो होता है। ब्रिगेडियर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि ये जो इल्ज़ामात PMLN की तरफ से लगाए जाते हैं या इस वक्त तहरीक इंसाफ लगाती है, वो टोटली अनफाउंडेड है, गलत है? और दूसरा ये साथ इसके ऐड कर लीजिएगा कि जनरल फैज़ इंक्लूडिंग 6 अदर ऑफिशियल्स फ्रॉम द इंटेलिजेंस एजेंसी, उनके खिलाफ तो खुद इदारे ने कार्रवाई शुरू कर दी है वो टॉप सिटी वाले मामले के अंदर, और वो बड़ा ही सीरियस किस्म का चार्ज है करप्शन का। देखिए, ये बड़ा क्लियर है, वो दैट इज अ टोटल डिफरेंट केस थी टॉप सिटी का। जब इतनी ज्यादा चार्जेस आए हैं और एलिगेशन लग रहे हैं, तो ये हमारा बड़ा सख्त मुतसाबी का अमल है, जिसमें किसी भी ऑफिसर के खिलाफ हो, वी टेक वेरी सीरियस टर्न एक्शन, डिसिप्लिन एक्शन। और बहुत ज़्यादा 90% तो पता ही नहीं होता जिस तरीके से हमारे ऑफिसर्स को, सीनियर ऑफिसर्स को पनिश किया जाए। तो उसमें वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा जब एविडेंस आएगी वो ओनर्स की तरफ से टॉप सिटी के, फिर इनके बाद अपना। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, ये तो इल्ज़ाम बड़ा पुराना था, ये उसकी टाइमिंग भी तो है ना एक साथ। इल्ज़ाम काफ़ी पुराना था और इतना थोड़ा लेट नहीं हो गया इंक्वायरी शुरू? लेकिन इसलिए कि पहले से ये काफी चल रही थी ना, सुप्रीम कोर्ट पे चल रही थी, वहां से फिर रिकमेंडेशन आई, तो उसके इंक्वायरी शुरू हो गई। द मोमेंट इट वाज रिक्वायर्ड, उस वक्त फौज ने इंक्वायरी शुरू कर दी है। और ये इंक्वायरी हमारा एक हमेशा से अमल है, ये मुतज़ाबिल का है। ठीक ये अच्छा, चलें, ठीक है। अब आप फरमा रहे हैं कि ये दो सेपरेट चीज़ें हैं, दो डिफरेंट चीज़ें। मेरा क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था जरा उस पर भी बता दीजिएगा, फिर मैं बसरा साहब से पूछता हूँ। आप कह रहे थे कि जो इल्ज़ामात पहले PMLN लगाती रही, अब PTI लगाती है, दे आर अनफाउंडेड, बेबुनियाद इल्ज़ामात है। देखिए कि कमीशन में क्या आपने एविडेंस दी है, क्या PMLN ने या PTI ने कोई एविडेंस दी है, जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस जिसको हम कहते हैं, वो दी या नहीं दी है, कि किसी ने इनके खिलाफ आके स्टेटमेंट दी है। ये देख रिव्यू में देखिए, कमीशन अंदर सबकी एविडेंस आती है, उस एविडेंस के बेस के ऊपर दे फॉर्म देयर फाइंडिंग्स, और उसके बाद वो अपनी रिकमेंडेशन कर देते हैं। वो देखना, अगर कोई एविडेंस नहीं दे रहा है इस रिपोर्ट के अंदर भी खाकाना वाजिब क्वेश्चन गया कि जी आपको ये 6-10 क्वेश्चन दिए, ही हैज रिप्लाइड ऑफ ऑल दोस 10 क्वेश्चन, ही विल नॉट ऐड एनीथिंग एल्स। लाइक फ्रेमिंग क्वेश्चन गलत है, दैट इज टू बी ब्लेम्ड बाय द कमीशन, का आपने क्यों ऐसे प्रॉपर नहीं किया, ये उनको क्यों नहीं बुलाया आपने इन लोगों को, ताकि आप और क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन कर दे, वो भी नहीं आपने किए। तो दैट इज व्हाई ये चीजें, इसकी वजह से ये यहाँ पर ये बसरा साहब, मुझे जो ब्रिगेडियर साहब की बात समझ आ रही है वो ये कह रहे हैं कि आप, मैं सियासतदानों की बात कर रहा हूँ, यानी कि एज पॉलिटिशियंस मसलहत पसंदी से तो आप भी काम लेते हैं। एक ये होता है तनकीद के, जनाब तहरीक इंसाफ इस वजह से तनकीद कर रही है क्योंकि वो ज़ेर अताब है। कल को अगर उनके साथ बातचीत बन जाएगी तो दोबारा इमरान खान साहब की तो हमेशा से सोच ये है कि हाइब्रिड सिस्टम होना चाहिए, मिलकर चलना चाहिए आगे। देखिए, बदकिस्मती पाकिस्तान की ये है कि 76 साल हो गए पाकिस्तान को आज़ाद हुए। बात यह है, हमें हकीकतों को मानना पड़ेगा। जब तक पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, आइन के अंदर जिसका जो रोल है वो अगर नहीं अदा करेंगे, तो मेरे भाई पाकिस्तान में लावा फट रहा है। कि होना यह है कि जो बड़े बड़े ताकतवर है ना, गरीब इस वक्त मर रहा है, भूख से मर रहा है, इलाज ना होने से मर रहा है। आज अभी किसान की हालत देखें आप पाकिस्तान में, खासतौर पर पंजाब में, मैं भी छोटा मोटा किसान हूँ, बेचारे गंदम अपनी लेके फिर रहे, और ये जो मैडम चीफ मिनिस्टर है, इनकी करिंदे वो खरीद नहीं रहा, और यहाँ पर बैठ के बड़े बड़े इस पे तो बाकायदा बसरा साहब, इस पे बाकायदा तफसील के अंदर एक गुफ्तगू होनी चाहिए, और इंशाल्लाह 1-2 रोज के अंदर हम वो रखेंगे। मैं चूंकि आखिरी प्रोग्राम की क्लोजिंग की तरफ जाना है, ब्रिगेडियर साहब, जो इल्जामात लग रहे हैं और सियासतदान जो इल्जामात लगा रहे हैं, अगर वो गलत हैं तो उनके ऊपर तहकीकात शुरू करवा लेनी चाहिए, उनको बुला लेना चाहिए अदालत, उनको बुला के पूछ लेना चाहिए। जी ब्रिगेडियर साहब। बसरा साहब,
पूछे कि जावेद लतीफ़ जब बोल रहे हैं तो जावेद साहब को जाके लतीफ़ साहब को जब कमीशन बुलाता है तो वहाँ ये कोई एविडेंस, खाली बोलना तो कुछ नहीं है, यू हैव टू गिव अ प्रोसिक्यूशन एक्शनेबल एविडेंस। वो हो जाए तो ये इनके बाकी इल्जामात का भी निखारा हो जाएगा कि ये कितना दुरुस्त और कितना गलत है। अब ब्रिगेडियर साहब को बोलने दीजिएगा बसर साहब प्लीज जरा उनको। PMLN की गवर्नमेंट ने के दौरान में ये इंसिडेंट हुआ 2017 में जी। अभी कमीशन रिपोर्ट करा था, हुकूमत थी, क्यों नहीं इन्होंने चेक किया कि और एविडेंस भेजी। सेकंड देखिए, जुडिशरी हैज टू प्ले देयर पार्ट। आई वुड से कि मोस्ट ऑफ द जो हमारा प्रॉब्लम है ना वो हमारी जुडिशरी का है। आपने देख लें जो 1947 से कानून बने, लोअर कोर्ट्स का, हाई कोर्ट्स का, सुप्रीम कोर्ट का, वही चल रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट के किसी चीफ जस्टिस ने कोई रिफॉर्म्स किए हैं, जुडिशियल रिफॉर्म्स? हाई कोर्ट का जज कैसे बनेगा? लॉयर, आधे लॉयर जज बन जाते हैं, आधे उधर रहते हैं, ये नेक्स्ट चल पड़ता है। तो अब लोअर कोर्ट में 20-20 साल के सर वो तो हो गया ब्रिगेडियर साहब, लेकिन जो इतने संगीन किस्म के इल्जामात लग रहे हैं उन पर सिर्फ जुडिशरी, आपका ये कहना है कि जुडिशरी जिम्मेदार है? ऐसे इल्जामात लग रहे हैं उनको सो मोटो लेना चाहिए, खुद बुलाना चाहिए, ये फरमा रहे हैं आप? जुडिशरी टू टेक अ नोटिस। आप हर चीज पे नोटिस ले लेते हैं, हर छोटी बात को फरीक भी बन सकता है सर इसमें। वैसे आप बात पूरी कर लें फिर आपका मैं कमेंट ले लेता हूं सर। जी ब्रिगेडियर साहब, सर एक कमेंट कर दीजिएगा। फरीक भी तो बन सकते हैं ब्रिगेडियर साहब उसमें मामले के अंदर, कोर्ट में खुद ले जाएं। और उसके बाद हुकूमत का काम है ना, अभी हुकूमत किसकी है, वो दोबारा बुलाए, दोबारा कहें नहीं रॉन्ग कमीशन नहीं, दोबारा करते हैं, इसको कर लें, देन फाइंड है कि। लेकिन कमीशन जब करेगा जब उसके पास हाथ में प्रोसिक्यूशन की एविडेंस प्रॉपर होगी कि जी ये कॉन्क्रीट सबूत हैं, ये हमारे पास ये लोग थे, उन्होंने आके जी हाँ जी मैंने ये कहा था, मैंने ये देखा, ऐसे ऑर्डर किए, मैंने डिफेंस मिनिस्टर ने, इंटीरियर मिनिस्टर ने ऑर्डर दिए या नहीं दिए, पुलिस इस्तेमाल हुई नहीं हुई, रेंजर्स इस्तेमाल हुई, ये चीजें दिखाएं। आप खाली बोलने से डजंट मैटर। मैं एक तो ब्रिगेडियर साहब और सुन लीजिए, वो आपका पॉइंट भी आ गया, मेरे प्रोग्राम का भी वक्त खत्म हो गया, ऊपर से बसरा साहब खतरनाक होते गए हैं जैसे जैसे प्रोग्राम आगे की तरफ बढ़ा है, तो अच्छा ही हुआ, टाइम भी खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच शौकत बसरा साहब, आपका भी शुक्रिया। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपका भी शुक्रिया। अपना फीडबैक दीजिएगा नाजरीन। कल आपसे सेम टाइम मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।